चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिट्टी के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार हैं। क्रियाकलाप 2.1 कक्षा को अ, ब, स और ड समूह में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दे। अब ब को एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दे। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण तथा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटक रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिल्लन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 2.2 आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में एक दे। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दे। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र
पर कुछ शेष बचा है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह द एक कोलाइडल विलयन पाता है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता मीन्स होमोजीनियसिटी होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप में वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों, विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 मिलीलीटर जल ले, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला ले। अब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो
इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तब तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान तथा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। 2, द्रव्यमान बटा विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100। विलयन के आयतन बटा आयतन प्रतिशत विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो 320 विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान 40 है और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम है। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान विलय का जो पदार्थ है विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 40 और 320 को जोड़ दे 360, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आया विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो 40 बटा 360 गुणा 100, यहाँ पर आ गया आंसर 11.1%। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म: यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। चानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह 2 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। यहाँ पर कोलाइडल के सामान्य उदाहरण दिए गए हैं जिसमें द्रव, गैस प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस और गैस मिलकर एरिसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निधान। गैस और द्रव फॉर्म: शेविंग क्रीम, द्रव और द्रव इमल्शन, दूध, फेस क्रीम, जो फेस क्रीम है वो द्रव और द्रव से बंधी। ठोस और द्रव से सोल, मैग्नीशियम मिल, कीचड़। फिर है गैस और ठोस से फॉर्म, रबर, स्पंज, फ्यूमिस। द्रव और ठोस से जेल, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस और ठोस से ठोस सोल, रंगीन, रतन, पत्थर, दूधिया, कांच।
कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइडल के गुणधर्म: यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण: हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.4: आधा बीकर जल ले, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंदें स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने पर गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। अब उत्तर दें। आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पॉली पैक तथा टेट्रा पैक में रखते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होता है। क्रियाकलाप 2.5: एक परत नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगल मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है, तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है, तो वहाँ जाएं और पूछें कि वे क्रीम को दूध से पृथक करते हैं। नंबर 2, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? अब उत्तर दें। दूध को मथने पर देखा। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं?
कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग: जांच प्रयोग में रक्त और मूत्र के जांच में। नंबर 2, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में। नंबर 3, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। फिर है 2.3.3.2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। अनुप्रयोग: तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाली द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन तथा एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के गुण कुछ उदाहरण हैं जिनमें ऐसे गुण पाए जाते हैं। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत ले। इसके निचले किनारे में 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखे। इसे सूखने दे। जार, बीकर या परख नली में जल ले। उसमें इसका छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8a में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दे। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे सावधानी पूर्वक देखें, अवलोकन को लिखें। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। फिर अब उत्तर दे। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है आपने छानक पत्र पर क्या देखा। क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया। आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है और डाई विलय के रूप में है। जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे।
अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों ड्रग को पृथक करने में। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? 3 एसीटोन का क्वथनांक क्या है? 4 दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क या संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रभाव चित्र इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। द्रव्य वायु प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। क्वथनांक ऑक्सीजन -183, ऑर्गन -186, नाइट्रोजन -196। वायु प्रतिशत आयतन 20.9, ऑर्गन 0.9, नाइट्रोजन 78.1। यदि वायु से ऑक्सीजन गैस जैसे चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इसे द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? 2.3.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले। 2 जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दे। 3 अशुद्धियों को छान ले। 4 संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कर दे। विलयन को छानक पत्र से ढक दे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है।
उदाहरण के लिए समुद्री जल में जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। अनुप्रयोग: समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। नंबर 2, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को शुद्ध करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपनी रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2.5.1 तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्वों की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु, धातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है। ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्यता होती है। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्ध्यता नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि।
अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलीलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन में कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 कक्षा को 2 समूह में विभक्त करें। दोनों समूह को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबक के गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री में एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूह को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है मिश्रण में, और घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है यौगिक में। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिकों का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। फिर वो डिवाइड है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। कोई नियत संगठक नहीं होता जिसमें। फिर उसके बाद शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक में डिवाइड हो गया। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। मिश्रण कोई नियत संगठन नहीं।
समांगी और विषमांगी दो भागों में बांटा जाता है। ये समान संगठन होता है, विषमांगी असमान संगठन होता है। समांगी उदाहरण के लिए है जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि। विषमांगी के उदाहरण है उदाहरण के बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। आपने क्या सीखा? मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान तथा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होता है। कोलाइडल उद्योग में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।